4 सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज एट रिस्क। आज भारत में 44% जो हमारी जनता है वो यूथ है, वो यंग है, वो रिबेलियन है। रशिया में ये भी नहीं था। दूसरा, इंटरनेट नहीं था उस समय इतना एक्टिव जितना आज है। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद गुलाटी आप सभी का स्वागत करता हूं द पॉडकास्ट शो के 4th एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की, उन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की और उन संस्थाओं की जो भारत में अपना ये पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप आ चुकी है और कुछ सालों में डेमोक्रेसी बिल्कुल डेड हो जाएगी। हालात बहुत खराब है और आगे ना जाने और क्या क्या होने वाला है। आपको बताते हैं कि कैसे ये लोग अपना ये पॉइंट प्रूव करते हैं। ये लोग भारत को रशिया और जर्मनी यानी एडोल्फ हिटलर से और व्लादिमीर पुतिन से कंपेयर करके यहाँ की गवर्नमेंट को फैसिस्ट और तानाशाही प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको रशिया के बारे में बताएं, वैसे तो रशिया में व्लादिमीर पुतिन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है, मगर धीरे धीरे ये रशिया में कुछ ऐसी लॉज लाए, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स लाए, कुछ ऐसे नियम लाए जो धीरे धीरे करके रशिया को एक तानाशाही, एक डिक्टेटरशिप की ओर ले चला। मगर क्या भारत में भी एक्चुअली में ऐसा हो रहा है? आज हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट शो में, तो इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। बताओ जी, क्या भारत में तानाशाही आ चुकी है? तो अगर हम आज के सिनेरियो को देखें और आज के जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट में, तो जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं जो कि पब्लिक डोमेन के लिए बनी हैं, जैसे कि आप देखो आरबीआई है और ईडी है, इलेक्शन कमीशन है और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। तो इन सब बॉडीज़ पे गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो अमेंडमेंट्स के थ्रू, नए लॉज के थ्रू धीरे धीरे बढ़ा है। मतलब ये अब तक जो है ये आउट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल थी और इनमें होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पब्लिक के लिए बनाई गई, पब्लिक के वेलफेयर के बनाई गई है। उन्हें राइट टू इंफॉर्मेशन इतना बड़ा एक्ट है, उससे पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या क्या हो रहा है, हर चीज़ की आप चीज़ की नॉलेज कर सकते हैं, कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। उसी में आपने लॉ लिया है कि अमेंडमेंट लिया है कि आप जो है CIC जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसकी जो सैलरी है और उसका टेन्योर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मतलब RTI में भी अपना इंटरफेरेंस बढ़ गया है। तो हमारा RTI एक्ट जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वो इतना इम्पोर्टेंट एक्ट है जिसके थ्रू लोगों को पता लगता है, अलग अलग पॉलिसीज के बारे में पता लगता है और कि उनके साथ हो क्या रहा है, उनके देश में हो क्या रहा है, जो हम टैक्स दे रहे हैं वो कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कौन सी संस्था सरकार की कैसे चल रही है, वो सब RTI से पता लगता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें भी अमेंडमेंट लेके आई है कि जो CIC है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उसका जो टेन्योर है और जो उसकी सैलरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो इसका मतलब एक तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रोल जो है वन वे और अनदर अपना इंटरफेरेंस कर रही है। और एक और एग्जांपल ले अगर हम, तो CAG जो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, जो कि गवर्नमेंट की एजेंसीज और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना एक्सपेंडिचर करा है, जितना उनके पास इनकम आई है, उसका ऑडिट करती है। तो जो रिपोर्ट से, अगर हम रिपोर्ट से देखें तो 2015 के बाद और 2019 में 75% कमी आई है उन रिपोर्ट्स के बारे में। कि जो ऑडिट जो कंट्रोलर है उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत कम रिपोर्ट सबमिट करी, 75%। मतलब उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार का उसमें भी इंटरवेंशन हर चीज में है। क्योंकि आप देखो अगर CAG जो है वो कांग्रेस को हटाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले उन्होंने ही निकाला। चाहे कोल स्कैम हो, चाहे 2G स्कैम हो, जितने भी ये बड़े स्कैम्स की नॉलेज निकली थी ये इन्होंने CAG ने ही निकाली थी। मगर अब उनका भी काम काफी हद तक कम हो गया, रिपोर्ट्स उन्होंने जो दाखिल करनी है वो काफी कम कर दिया। मगर ये बात एक तरफ है, पर हमारा पॉइंट है, देखो अब एक तरीके से देखा जाए 70 सालों से कांग्रेस ने रूल किया। अब उन 70 इयर्स में देयर इज नो डाउट कि अगर आप प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे देखो तो कहीं ना कहीं जो देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, हिंदू पॉपुलेशन जो थी, उनको बैकफुट पे रख के माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दी गई। उन्हीं से मिलते जुलते लॉ, नियम और चीज़ें उनसे ओरिएंटेड थी। अगर आप मायावती की बात करें, वो तो यूपी जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इलेक्शंस में, वो यूपी को जीता ही इसलिए कि उन्होंने हम दलित जात के, हम दलित हैं, हम दलित हैं, हम दलित हैं करके वो अपना पूरा इलेक्शन कैंपेन उन्होंने चलाया। कोई डेवलपमेंट की बात नहीं, कुछ नहीं, वो जीत गई। ऐसे ही कांग्रेस था, मतलब अपने फायदे के लिए चीज़ें करी उन्होंने। पर
बात यह है कि क्या इससे तानाशाही की और कदम उठ रहे हैं। देखिए सरकार जो है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, अपना फायदा हर गवर्नमेंट देखती है। सोशल वेलफेयर हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब देश के हित के साथ साथ अपना फायदा हर पार्टी देखती है, ये सच है। वही बीजेपी कर रही है, वही कांग्रेस ने किया। पर क्या इससे तानाशाही एस्टैब्लिश होने के चांसेस है भारत में या नहीं? सब आपने सही करा, सब पार्टीज जो है अपना अपना पॉलिटिक्स करती हैं। कांग्रेस ने किसी एक माइनॉरिटी की तरफ रखते हुए अपनी पॉलिसीज उनके लिए बनाई, उनसे वोट मांगे तो वो उनके ओरिएंटेड हो गई। बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है वो मंडल कमंडल पॉलिटिक्स है कि जो हिंदुइज्म है, सैफ्रनाइजेशन उसकी तरफ है। तो एक तरीके से नेशनैलिटी जो भाव जो आजकल बढ़ा है देश में, वो उसकी वजह से बढ़ा है। वो वोट बैंक के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वोट बैंक के लिए पड़ा है, पर वोट बैंक भी उसमें एक बहुत बड़ा मोटिव। डेवलपमेंट्स भी हुए, सब काम हुए, लेकिन वही है कि एक हिंदुइज्म की तरफ जो है वो कदम उठाए गए हैं। दिखता है कि उनकी तरफ थोड़ा झुकाव है गवर्नमेंट का। अब देखे तो रघुराम राजन जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है, उनको जो जब वो हट रहे थे, उन्होंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट को है वो अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट इकोनॉमिकली करने की ज़रूरत है। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो सोशली और जो पॉलिटिकली ओरिएंटेड है, मतलब कि देश का विकास की जगह वो अपना जो रैली इकोनॉमिक उसमें जो है सोशली अपने आप को सोसाइटी में अच्छे से दिखाने के लिए उसमें ज़्यादा पैसा लगा कि लोगों के डेवलपमेंट। इसके अलावा आप देखो जैसे जो हमारे एक्स CJI हैं रंजन गोगोई जो है, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो मतलब व्हाट इज हैपनिंग इन द हाउस, राइट? कि वो सबसे इंडिपेंडेंट बॉडी जो जुडिशरी है उसका CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उठ के एक पार्टी में अपना टिकट ले रहा है, सब कर रहा है। तो ये चीजें गलत है। और अगर जुडिशरी का हम एक और एग्जांपल लें तो सबसे बड़ा जो आज तक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो केस हुआ है, उसमें आपको याद होगा जब 4 सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज एट रिस्क। तो मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि मीडिया के सामने 4 प्रोमिनेंट जजेस ऑफ इंडिया कि वो सामने आए और उन्होंने खुलकर बोला मीडिया के सामने कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। पर यहाँ से अब मेन मुद्दा शुरू होता है। लेकिन अब आप कंपेयर करो रशिया इंडिया को, ठीक है? तो जब रशिया में ये सब चीज़ें हुई ना, जब डेमोक्रेसी से हट के इस लाइन पे रशिया चलना शुरू हुआ इलेक्शंस के बाद, वहाँ पर एक चीज़ नहीं थी, वो था सोशल मीडिया, वो था इंटरनेट। आज भारत में 44% जो हमारी जनता है वो यूथ है, वो यंग है, वो रिबेलियन है। रशिया में ये भी नहीं था। दूसरा, इंटरनेट नहीं था उस समय इतना एक्टिव जितना आज है। आप ये देखिए कि कितने ही लोग हैं जो फार्मर बिल्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर उन कुछ लोगों ने भी गवर्नमेंट को प्रेशर करा और गवर्नमेंट को फोर्स कर दिया कि आप अपने ये बिल 1.5-2 साल के लिए तो डिले कर ही दीजिए। और जब इतनी बड़ी चीज़ होगी कि आप एक डेमोक्रेसी को हटा के तानाशाही की ओर चलेंगे और सब कुछ होगा, तो आपको नहीं लगता कि उस समय कितना बड़ा एक प्रोटेस्ट होगा जो गवर्नमेंट को करने पे मतलब हो ही नहीं पाएगा ये चीज़। उसके अलावा एक और चीज़ है, रशिया और जो है हमारा, उसका तो शुरुआत से यही मुद्दा था कि USSR के टूटने के बाद उनको एक कम्युनिस्ट स्टेट बनना है। उनके सारे कदम इस ही ओर थे डाउन द लाइन, तो वो बन गए। भारत के जो कदम है वो कभी भी कम्युनिज्म की और डिक्टेटरशिप की ओर बढ़े ही नहीं, तो फिर कैसे बन जाएंगे? क्योंकि हमारी जब डेमोक्रेसी हटाने की बात आती है तो बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे USA और बड़ी बड़ी कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी दुनिया का सबसे बड़े डेमोक्रेसी है, गणतंत्र है। अगर रशिया से अभी इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, आपने सही करा। और डेमोक्रेसी है जो इंडिया में अंदर तक घुसी हुई है, जड़ में जो है डेमोक्रेसी है। हर किसी को एक अपना गर्व है कि हम वोट देते हैं और अपने वोट देने पे सबको एक गर्व की बात है सबको। कांग्रेस जो इमरजेंसी लगी, कांग्रेस इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, 2 साल तक इमरजेंसी लगी, लेकिन उसके बाद फिर जो डेमोक्रेसी है उसमें लोगों का बढ़ा उसके बड़ा, और फिर से उसको हटा दिया इंदिरा गांधी को, और फिर से रिस्टोर हो गई डेमोक्रेसी इंडिया। मतलब वही कि हमारे तो लिखा हुआ है। अब इंदिरा गांधी ने खुद सेक्युलर एंड सोशलिस्ट स्टेट लिख के उसे खत्म कर दिया गया, तो हर चीज उधर देख रहे हैं खत्म कर दिया गया, तो हर चीज जो है हमारे यहाँ लिखी है और हम उस तरफ जा ही नहीं सकते। तो मुद्दे की बात जो है
वो ये है कि जो ये कंपैरिजन है ये लाइक्स के लिए, ये शेयर के लिए और सोशल मीडिया पे अपने आप को एक एस्टैब्लिश करने के लिए लोग कदम उठा रहे हैं और कुछ भी ओपिनियन दे रहे हैं। भारत कभी भी तानाशाही की ओर नहीं जा सकता क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ें बहुत अलग हैं, हमें रशिया से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो ये था आज का थोड़ा सा ज्ञान। मगर क्या आपको लगता है कि भारत कभी तानाशाही बन पाएगा या नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो लोग हैं, जो लोगों के दिमाग में एक एजेंडा फिट कर रहे हैं रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट या कहीं भारत के या किसी के भी अगेंस्ट, इसको जल्द से जल्द बर्स्ट किया जा सके। हर्षद गुलाटी, आप? अनमोल गोयल, और ये है द पॉडकास्ट शो एंड डेमोक्रेसी इज ब्यूटीफुल।